स्वाभिमान की उड़ान एक नई शुरुआत। उत्तर प्रदेश के एक शांत और ऐतिहासिक शहर की गलियों में अंजलि का नया आशियाना था, या यूँ कहें कि एक नया पिंजरा था। अंजलि ने जब लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेज़ी साहित्य में एमए किया था और उसके बाद बीएड की डिग्री ली थी, तब उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। वो सोचते थे कि उनकी बेटी किसी बड़े कॉलेज में प्रोफेसर बनेगी, लेकिन रूढ़िवादी समाज के दबाव में आकर उन्होंने अंजलि की शादी विवेक से कर दी। विवेक का परिवार शहर के एक रसूखदार इलाके में रहता था। बाहर से घर बड़ा था, पर अंदर रहने वाले लोगों की सोच बहुत छोटी थी। शादी की पहली सुबह से ही अंजलि के सपनों पर ग्रहण लगना शुरू हो गया। सुबह के ठीक 4 बजे थे, पूरे घर में अंधेरा था। अंजलि की सास सुमित्रा देवी उसके कमरे के दरवाजे को जोर जोर से खटकाने लगीं। उठो महारानी, सूरज सिर पर आने को है और तुम्हारी अभी तक नींद नहीं खुली। मायके में क्या दोपहर तक सोने की आदत थी? सुमित्रा देवी की आवाज़ में तीखापन था। अंजलि हड़बड़ाकर उठी। उसने अपनी नई नवेली रेशमी साड़ी संभाली, सिर पर पल्लू खींचा और सीधे रसोई की तरफ भागी। रसोई में बर्तनों का ढेर लगा था। पिछली रात की पार्टी के झूठे बर्तन अंजलि को ही साफ करने थे। अभी वो बर्तन मांझी रही थी कि उसकी बड़ी नंद कामनी रसोई में आई। उसने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा और एक ठंडी सांस ली। अरे भाभी, चाय ज़रा कड़क बनाना, और हाँ, मेरे कपड़ों पर अभी तक इस्त्री नहीं हुई है। कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है मेरा। ज़रा हाथ तेज़ चलाओ, यहाँ कामचोरों की तरह सुस्ती नहीं चलेगी। कामनी ने ऑर्डर देते हुए कहा। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप सिर झुकाकर काम करती रही। नाश्ते की मेज़ पर जब सब बैठे तो अंजलि सबको गर्म गर्म पराठे सेक कर दे रही थी। विवेक, उसका पति, आराम से सोकर उठा था। उसने एक पराठा तोड़ा और थाली को दूर खिसका दिया। माँ, ये कैसा पराठा बनाया इसने? एकदम कच्चा है, और चाय में चीनी तो जैसे डालना ही भूल गई है। पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने का यही नतीजा होता है। इन्हें घर का कोई काम सही से नहीं आता, विवेक ने चिल्लाकर कहा। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, विवेक जी, मैंने पराठा अच्छे से सेका है और चीनी भी उतनी ही डाली है जितनी। जबान चलाती है। सुमित्रा देवी अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मेरे बेटे को पलटकर जवाब देती है। विवेक सुबह से शाम तक नौकरी की तलाश में परेशान रहता है, उसे तनाव रहता है, और तू सुबह सुबह उसका मूड खराब कर रही है। तेरे बाप ने यही सिखाया है। अंजलि चुप हो गई। वो जानती थी कि विवेक कोई नौकरी की तलाश नहीं कर रहा था। वो रोज़ सुबह 10 बजे तैयार होकर निकलता था, लेकिन केवल अपने आवारा दोस्तों के साथ चाय की तड़ियों पर बैठने, ताश खेलने और जुए के अड्डे पर वक्त बिताने के लिए। शाम को जब वो लौटता तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन और चिड़चिड़ाहट होती थी, जो जुए में पैसे हारने के बाद आती है। घर की छोटी नंद रागिनी ने आग में घी डालते हुए कहा, माँ, इसके बाप ने शादी में जो बाइक दी थी उसकी चेन भी कल टूट गई। भैया को दोस्तों के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। खुद तो कोई ढंग का सामान दे नहीं पाए और हमारी किस्मत में ये मुसीबत लिख दी। अंजलि रसोई के कोने में खड़ी होकर रोने लगी। दोपहर को जब सब सो जाते तब अंजलि को सूखी रोटियां और बची खुची सब्जी नसीब होती थी। वो खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि क्या उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी योग्यता का यही अंत होना था। दिन महीनों में और महीने साल में बदलने लगे, लेकिन अंजलि की स्थिति नहीं बदली। एक रात विवेक देर से घर आया। वो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। उसने अंजलि को अलमारी की चाबी देने के लिए मजबूर किया ताकि वह उसके बचे हुए गहने बेच सके। जब अंजलि ने मना किया तो विवेक ने उसे जोर से धक्का दे दिया। अंजलि का सिर दीवार से टकराया और वहां से खून बहने लगा। उस रात अंजलि रोई नहीं। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक ठंडे गुस्से ने ले ली थी। नहीं, अब और नहीं। अंजलि ने खुद से कहा, मैं कोई लाचार अनपढ़ औरत नहीं हूँ। मेरे पास शिक्षा है, और शिक्षा कभी किसी को झुकना नहीं सिखाती। अगली सुबह उसने बिना किसी को बताए अलमारी से अपनी डिग्रियां निकाली। उसने एक साधारण लेकिन साफ सुथरी सूती साड़ी पहनी। जब वो घर से बाहर निकलने लगी तो सास ने उसे टोका, कहाँ जा रही है सज धज कर?
घर का काम कौन करेगा? अंजलि ने मुड़कर सीधे सुमित्रा देवी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा था कि सुमित्रा देवी एक पल के लिए सहम गई। मैं नौकरी ढूंढने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। घर का काम मैं आकर कर दूंगी, अंजलि ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा और बाहर निकल गई। वो शहर के प्रतिष्ठित नवयुग पब्लिक स्कूल पहुंची। वहाँ का माहौल बहुत अनुशासित था। अंजलि ने रिसेप्शन पर अपनी सीवी दी। कुछ ही देर में उसे प्रिंसिपल के कैबिन में बुलाया गया। प्रिंसिपल का नाम मिस्टर आलोक था। वो लगभग 38 साल के एक गंभीर, शांत और गरिमामयी व्यक्ति थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने अंजलि की सीवी देखी और फिर चश्मा उतारकर अंजलि की तरफ देखा। अंजलि जी, आपकी क्वालिफ़िकेशन तो बहुत अच्छी है। आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में महारत हासिल की है। लेकिन हमारे स्कूल में इस समय केवल प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए एक वैकेंसी खाली है। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, शुरुआत में केवल 8,000 रुपये। क्या आप इस पोस्ट के लिए तैयार हैं? आलोक ने पूछा। अंजलि के लिए ये 8,000 रुपये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी आज़ादी का टिकट थे। उसने तुरंत कहा, जी सर, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। मेरे लिए बच्चों को पढ़ाना एक साधना जैसा है। आलोक अंजलि के बात करने के अंदाज और उसकी सादगी से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, आप कल सुबह 7:30 बजे से ज्वाइन कर सकती हैं। जब अंजलि ने घर आकर ये बात बताई तो पहले तो बहुत ड्रामा हुआ। विवेक ने कहा, लोग कहेंगे कि विवेक अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलता है। लेकिन सुमित्रा देवी चालाक थीं। उन्होंने सोचा कि अगर ये 8,000 रुपये घर में लाएगी तो घर का खर्च आसान हो जाएगा और विवेक के ऐश आराम के लिए भी पैसे बचेंगे। उन्होंने शर्त रखी कि अंजलि को सुबह का सारा खाना बनाकर जाना होगा और स्कूल से आकर रात का खाना और बर्तन भी खुद ही करने होंगे। अंजलि ने चुपचाप सिर हिला दिया। वो अब किसी भी कीमत पर इस पिंजरे से बाहर की खुली हवा को छोड़ना नहीं चाहती थी। स्कूल का पहला हफ्ता अंजलि के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। सुबह 4 बजे उठकर पूरे परिवार का खाना बनाना, घर की सफाई करना और फिर दौड़ते हुए स्कूल पहुंचना। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के गेट के अंदर कदम रखती, उसकी सारी थकान गायब हो जाती। अंजलि को कक्षा 3 के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली थी। वो बच्चे बहुत नटखट थे और पिछली टीचर से कभी संभलते नहीं थे। लेकिन अंजलि का अंदाज़ अलग था। वो ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ लिखवाती नहीं थी, वो हर पाठ को एक कहानी का रूप दे देती थी। जब वो हिंदी या अंग्रेज़ी की कविताएं पढ़ाती तो उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, उसकी उर्दू की शुद्धता और शब्दों का चयन बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देता था। जो बच्चे अक्सर क्लास बंक करते थे, वो अब अंजलि मैम की क्लास के लिए सबसे पहले आकर बैठ जाते। अंजलि कमज़ोर बच्चों पर विशेष ध्यान देती थी। वो उन्हें डांटने के बजाय प्यार से समझाती और खेल खेल में गणित और विज्ञान के मुश्किल फार्मूले याद करवा देती। 3 महीने बीत गए। स्कूल के एनुअल पेरेंट्स टीचर मीटिंग पीटीएम में एक अनोखी बात हुई। दर्जनों माता पिता प्रिंसिपल आलोक के केबिन के बाहर जमा हो गए। आलोक थोड़े चिंतित हुए कि कहीं कोई शिकायत तो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने पेरेंट्स को सुना तो वो हैरान रह गए। एक बच्चे के पिता ने कहा, सर, हमारी बेटी पहले स्कूल आने के नाम से रोती थी, लेकिन जब से अंजलि मैम आई हैं, वो बीमार होने पर भी स्कूल आने की ज़िद करती है। अंजलि मैम वाकई एक जादूगर हैं। ये सुनकर आलोक के मन में अंजलि के प्रति सम्मान और बढ़ गया। अगले ही दिन आलोक ने तय किया कि वो खुद अंजलि की क्लास का निरीक्षण करेंगे। वो चुपचाप कक्षा 4 की खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। अंजलि उस समय इतिहास का एक पाठ पढ़ा रही थी। वो झांसी की रानी की कहानी इस तरह सुना रही थी कि बच्चे अपनी सीटों पर सीधे होकर बैठ गए थे। उनकी आंखों में चमक थी। अंजलि की आवाज़ में एक अद्भुत ऊर्जा और कशिश थी। आलोक मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रहे। उन्होंने महसूस किया कि अंजलि जैसी शिक्षिका को प्राइमरी स्कूल में रखना इस प्रतिभा के साथ अन्याय होगा। शाम को छुट्टी के बाद आलोक ने चपरासी के हाथ अंजलि को अपने कैबिन में बुलवाया। अंजलि थोड़ी घबराई हुई अंदर आई। बैठिए मिस अंजलि, आलोक ने बहुत ही
शालीनता से कहा, मैंने आज आपकी क्लास देखी। आपकी आवाज़, आपका अंदाज़ और बच्चों को बांध कर रखने की आपकी क्षमता, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप एक गॉड गिफ्टेड टीचर हैं। अंजलि ने नीची नज़रों से कहा, थैंक यू सर, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। आलोक ने एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे स्कूल के सीनियर विंग में यानी 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए इंग्लिश और लिटरेचर के मेन टीचर की जगह खाली हुई है। बोर्ड के बच्चों को इस समय एक ऐसे गाइड की ज़रूरत है जो उनमें पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी जगा सके। मैनेजमेंट और मैंने मिलकर ये तय किया है कि कल से आप सीनियर क्लासेस को संभालेंगी। अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गईं। सर, मैं बोर्ड के बच्चों को, क्या मैं ये कर पाऊंगी? मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, इस नई पोस्ट और बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्कूल मैनेजमेंट आपकी सैलरी बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति महीना कर रहा है। 20,000 रुपये? अंजलि के कानों में ये शब्द गूंजने लगे। उसके लिए ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, बल्कि उसके स्वाभिमान की पहली बड़ी जीत थी। जब अंजलि हाथ में 20,000 रुपये की पहली सैलरी लेकर घर पहुंची, तो घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। सुमित्रा देवी, जो हमेशा लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर अंजलि को कोसती रहती थीं, आज जैसे ही अंजलि ने घर में कदम रखा, वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अरे अंजलि, बहू आ गई। रागनी और रागनी, जल्दी से भाभी के लिए ठंडे पानी का गिलास ला। देख नहीं रही कितनी थक कर आई है मेरी बहू। सुमित्रा देवी के चेहरे पर एक नकली और डरावनी मुस्कान थी। कामनी दौड़ती हुई आई और उसने अंजलि के हाथ से उसका बैग ले लिया। भाभी, आप बैठिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। आज आपने पूरे स्कूल में हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया। 20,000 रुपये महीना, हमारी सहेलियाँ तो सुनकर हैरान हैं। अंजलि चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसने अपनी सास और नंदों के चेहरे को देखा। उन चेहरों पर आज कोई नफरत नहीं थी, वहाँ सिर्फ लालच था। वो समझ गई कि यह सम्मान अंजलि का नहीं, बल्कि उसके जेब में रखे नोटों का था। रात को विवेक कमरे में आया। वो बहुत दिनों बाद अंजलि से सीधे मुंह बात कर रहा था। अंजलि, सुनो ना, विवेक ने उसके पास बैठते हुए बहुत ही प्यार से कहा। मुझे पता था कि तुम बहुत आगे जाओगी। दरअसल मेरे कुछ दोस्तों ने एक नया कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया है। मुझे उसमें थोड़ा निवेश, इन्वेस्टमेंट करना है। अगर तुम इस महीने की सैलरी मुझे दे दो तो मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। फिर तुम्हें भी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंजलि विवेक की बातों में आ गई। उसने सोचा कि शायद अब उसका पति सुधरना चाहता है। उसने अपनी पूरी सैलरी विवेक के हाथ में रख दी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अगले ही दिन विवेक वो सारे पैसे लेकर गायब हो गया। वो 2 दिन बाद लौटा तो उसके कपड़े फटे हुए थे और वो पूरी तरह शराब में डूबा हुआ था। अंजलि को पता चला कि विवेक ने एक ही रात में जुए के अड्डे पर वो सारे 20,000 रुपये गंवा दिए थे। ये सिलसिला हर महीने की कहानी बन गया। जैसे ही तारीख करीब आती, विवेक अंजलि के आसपास मंडराने लगता। अगर अंजलि पैसे देने में आनाकानी करती तो वो घर में तोड़फोड़ करता। सास और नंदे भी अब विवेक का साथ देने लगी थीं। बहू, आखिर कमा किस ले रही हो? पति के लिए ही तो ना। विवेक अगर थोड़ा उड़ा भी देता है तो क्या हुआ, मर्द है, थोड़ी बहुत आदतें होती हैं। तुम पैसे छुपा कर क्यों रखती हो? सुमित्रा देवी ने अपना असली रंग दिखाते हुए कहा। अब अंजलि को सुबह से शाम तक स्कूल में मेहनत करनी पड़ती और शाम को घर आकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ती। विवेक अब अंजलि के स्कूल के बाहर भी आकर खड़ा होने लगा था ताकि वो उससे रास्ते में ही पैसे छीन सके। अंजलि को अपने सहकर्मियों और छात्रों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। एक शाम पानी सिर से ऊपर चला गया। विवेक ने अंजलि से उसकी सोने की अंगूठी मांगी जो उसके स्वर्गीय दादाजी ने उसे दी थी। वो अंजलि की आखिरी निजी निशानी थी। मैं ये अंगूठी नहीं दूंगी विवेक, ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। अंजलि ने रोते हुए अंगूठी को अपने सीने से लगा लिया। नहीं देगी? तेरी इतनी हिम्मत? विवेक ने आओ देखा न ताओ। उसने अंजलि के बाल पकड़े और उसे ज़मीन पर पटक दिया। उसने अंजलि को लातों से मारना शुरू कर दिया। पैसे भी नहीं देगी और सामान भी नहीं देगी तो यहाँ मुफ्त का दाना चुगने आती है? विवेक चिल्ला रहा था। रसोई के दरवाजे पर
सुमित्रा देवी और दोनों नंदे खड़ी थीं। अंजलि ने तड़पते हुए उनकी तरफ देखा। माँ जी बचाइए, ये मुझे मार डालेगा। लेकिन सुमित्रा देवी ने मुंह फेर लिया। कामनी ने धीरे से कहा, अंगूठी दे देती तो इतना ड्रामा नहीं होता। उस पल अंजलि के अंदर की लाचार औरत मर गई। उसने जोर से विवेक को धक्का दिया। विवेक शराब के नशे में था, इसलिए वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अंजलि उठी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अंगारा था। बस बहुत हुआ। अंजलि की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। आज के बाद अगर किसी ने मुझे छूने की कोशिश भी की तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी। और सुमित्रा देवी, आपकी बेटियों की शादियों के लिए जो मैं पैसे बचा रही थी, अब एक फूटी कौड़ी इस घर में नहीं आएगी। अंजलि सीधे अपने कमरे में गई। उसने अपनी ज़रूरी चीज़ें एक सूटकेस में भरी। रात के 11 बजे थे। उसने पीछे मुड़कर उस घर को नहीं देखा जिसने उसे सिर्फ ज़ख्म दिए थे। वो सीधे रेलवे स्टेशन गई और सुबह की पहली ट्रेन से अपने मायके पहुंच गई। जब उसने अपने माता पिता को अपनी पीठ और हाथों पर पड़े नीले निशान दिखाए तो उसके बूढ़े पिता का दिल दहल गया। उन्होंने कहा, बेटी तू अब कभी उस नरक में वापस नहीं जाएगी। हम भूखे सो लेंगे लेकिन अपनी बेटी की अर्थी वहाँ से नहीं उठने देंगे। अंजलि ने बिना कोई वक्त गंवाए वकील से संपर्क किया और विवेक को डाइवोर्स का कानूनी नोटिस भेज दिया। विवेक और उसके परिवार ने पहले तो धमकी दी, फिर कोर्ट में अंजलि के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। लेकिन अंजलि अब कमज़ोर नहीं थी। उसने कोर्ट में अपनी मेडिकल रिपोर्ट और पड़ोसियों की गवाहियाँ पेश की। आखिरकार कानून ने अंजलि को उस जहरीले रिश्ते से आज़ाद कर दिया। डाइवोर्स के बाद अंजलि ने खुद को पूरी तरह से स्कूल और बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। वो 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। उसके पढ़ाए हुए बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने लगे थे। पूरे शहर में नवयुग पब्लिक स्कूल और अंजलि मैम का नाम होने लगा था। स्कूल के प्रिंसिपल आलोक अंजलि के इस सफ़र को बहुत करीब से देख रहे थे। वो अंजलि के दर्द को समझते थे क्योंकि उन्होंने भी ज़िंदगी का एक बड़ा खालीपन देखा था। आलोक की पत्नी की 5 साल पहले ब्लड कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी। तब से आलोक अकेले थे, उनका कोई बच्चा नहीं था। वो अपना पूरा समय स्कूल को ही देते थे। अंजलि की गरिमा, उसका स्वाभिमान और उसका शांत स्वभाव आलोक के दिल को छू गया था। एक दिन सर्दियों की एक सुनहरी शाम को जब स्कूल के सभी बच्चे और स्टाफ जा चुके थे, आलोक ने अंजलि को अपने कैबिन में रुकने का अनुरोध किया। अंजलि जब अंदर आई तो आलोक ने उसके लिए चाय का कप आगे बढ़ाया। मिस अंजलि, आज मैं आपसे प्रिंसिपल के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर बात करना चाहता हूँ। आलोक ने बहुत ही धीमे और आदरपूर्ण स्वर में कहा। अंजलि ने उत्सुकता से देखा। जी सर, कहिए। आलोक ने कुछ देर अंजलि की आंखों में देखा और फिर कहा, मैंने आपकी हिम्मत को देखा है। आपने जिस तरह अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी, उसने मेरे मन में आपके लिए बहुत ऊंचा स्थान बना दिया है। मैं 38 साल का हूँ और मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अकेलापन है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो क्या आप मेरी इस खाली ज़िंदगी में शामिल होना चाहेंगी? मिस अंजलि, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अंजलि के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। वो अवाक रह गई। उसका अतीत एक कड़वी याद बनकर उसकी आंखों के सामने तैर गया। सर, मैं, अंजलि की आवाज़ कांपने लगी। मैं एक डाइवर्सी हूँ। समाज मुझे किस नज़र से देखता है आप जानते हैं। और मैं अब किसी आदमी पर भरोसा करने से डरती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। आलोक ने अंजलि को परेशान होते देख तुरंत कहा, मिस अंजलि, शांत हो जाइए। मुझे आपके अतीत से कोई मतलब नहीं है। मुझे आपके आज और आपके आने वाले कल से मतलब है। मैं आपको एक पति का अधिकार नहीं बल्कि एक दोस्त का सम्मान देना चाहता हूँ। आप पर कोई दबाव नहीं है। आप घर जाइए, सोचिए और अगर आपका दिल गवाही दे तभी हाँ कहिएगा। अंजलि उस रात घर आई तो बहुत बेचैन थी। उसने अपनी माँ की गोद में सिर रख कर सब कुछ बता दिया। उसकी माँ ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अंजलि, अंजलि बेटा, हर मर्द विवेक जैसा नहीं होता। आलोक जी ने तुम्हें तब देखा है जब तुम अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर में थी। उन्होंने तुम्हारी आत्मा का सम्मान किया है। ज़िंदगी बहुत लंबी है बेटा, इसे अकेले नहीं काटा जा सकता।
तुम्हें एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो तुम्हारी काबिलियत को समझे, ना कि तुम्हारी सैलरी को। तुम्हें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। अंजलि ने अगले 2 हफ्तों तक खुद को समय दिया। उसने आलोक के व्यवहार, उनकी शालीनता को याद किया। आखिरकार उसे महसूस हुआ कि आलोक के साथ रहकर वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। अगली सुबह वो स्कूल पहुंची और सीधे आलोक के केबिन में गई। आलोक अपनी फाइल देख रहे थे। अंजलि ने उनके सामने एक गुलाब का फूल रखा। आलोक ने चौंक कर ऊपर देखा। अंजलि के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। उसने कहा, आलोक जी, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं आपके साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए तैयार हूँ। आलोक की आंखों में जो खुशी थी वो शब्दों से परे थी। दोनों ने बहुत ही सादगी से कोर्ट में और फिर एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। आलोक ने अंजलि को वो सब कुछ दिया जिसकी वो हकदार थी, प्यार, सुरक्षा और सबसे बढ़कर असीम सम्मान। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अंजलि के जाने के बाद विवेक के घर का पतन इतनी तेज़ी से हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अंजलि की सैलरी बंद होते ही घर की आर्थिक रीढ़ टूट गई। विवेक की शराब की लत अब एक बीमारी बन चुकी थी। कर्जदारों ने घर आकर तगादा करना शुरू कर दिया था। विवेक ने कर्ज चुकाने के लिए घर का सारा कीमती सामान, टीवी, फ्रिज और यहाँ तक कि कामनी और रागनी के सोने के गहने भी चोरी छिपे बेच दिए। दोनों नंदे जो कभी अंजलि पर हुक्म चलाती थीं, अब फटे हाल रहने लगी थीं। उनकी शादियों की बात जहाँ भी चलती, विवेक के निकम्मेपन और अंजलि के साथ हुए अत्याचार की कहानी सुनकर लोग पीछे हट जाते। इसी बीच सुमित्रा देवी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। उन्हें लगातार उल्टी और पेट में असहनीय दर्द रहने लगा। जब पड़ोसियों की मदद से उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने टेस्ट के बाद एक भयानक खबर दी। सुमित्रा देवी को थर्ड स्टेज का लीवर कैंसर हो गया था। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए, रागनी रोने लगी। डॉक्टर ने कहा, इनका तुरंत ऑपरेशन और कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी। इसमें कम से कम 3-4 लाख रुपए का खर्च आएगा। आप लोग पैसों का इंतज़ाम कीजिए। कामनी और रागनी रोती हुई विवेक के पास पहुंची, जो एक नाले के पास शराब की दुकान के बाहर पड़ा था। भैया उठो, माँ को कैंसर हुआ है, पैसों की ज़रूरत है, कुछ करो भैया। कामनी ने उसे हिलाया। विवेक ने नशे में धुत होकर कहा, हटो यहाँ से, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जाओ उस अंजलि के पास, वो कमाती है ना, उससे मांगो। और वो दोबारा सो गया। पैसों के अभाव में सुमित्रा देवी को बड़े अस्पताल में इलाज नहीं मिल सका। वो सरकारी अस्पताल के एक साधारण वार्ड में दर्द से तड़पती रहीं। उन्हें वो दिन याद आने लगा जब अंजलि बीमार होने पर भी उनके पैर दबाती थी, उनकी सेवा करती थी। मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है, सुमित्रा देवी ने रोते हुए अपनी बेटियों से कहा। और एक रात तड़पते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। माँ की मौत के बाद विवेक पूरी तरह पागल हो गया। उसने अपना घर भी दांव पर लगा दिया और जुए में हार गया। कामनी और रागनी को उस घर से निकाल दिया गया। दोनों नंदे जो कभी खुद को महारानी समझती थीं, अब शहर के एक स्लम इलाके में एक छोटे से कमरे में रहने लगीं और पेट पालने के लिए लोगों के घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने पर मजबूर हो गईं। उन्हें खाने के एक एक निवाले के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। शादी के 2 साल बाद अंजलि अब नवयुग पब्लिक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बन चुकी थी। आलोक और उसका एक छोटा खूबसूरत आशियाना था जहाँ सिर्फ प्यार और सुकून था। एक दिन रविवार की दोपहर अंजलि और आलोक अपनी नई कार से शहर के मुख्य बाजार से गुजर रहे थे। रास्ते में भारी ट्रैफिक की वजह से कार एक जगह रुक गई। अंजलि ने अनमने मन से कार की खिड़की का शीशा नीचे किया। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे कूड़े के ढेर के पास पड़ी। वहाँ एक आदमी फटे चीथड़े कपड़ों में गंदे बालों के साथ बैठा था। उसके हाथ में शराब की खाली बोतल थी और वो राहगीरों से 1-1 रुपए की भीख मांग रहा था। वो कोई और नहीं, विवेक था। उसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। तभी अंजलि की नज़र थोड़ा आगे गई। बाजार की एक बड़ी खाने की दुकान के बाहर 2 औरतें झूठी प्लेटें उठा रही थीं और दुकान के मालिक से बचे हुए खाने के लिए मिन्नतें कर रही थीं। वो कामनी और रागनी थीं। उनके चेहरों पर भूख, लाचारी और जिल्लत साफ देखी जा सकती थी। अंजलि का दिल एक पल के लिए कांप उठा।
अतीत की सारी यादें उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह घूम गईं। उसे याद आया कि कैसे इन लोगों ने उसे एक एक रोटी के लिए तरसाया था, कैसे उस पर जुल्म किए गए थे। आलोक ने अंजलि का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में ले लिया। क्या हुआ अंजलि? आलोक ने चिंता से पूछा। अंजलि ने विवेक और उसकी बहनों की तरफ से अपनी नजरें हटा लीं। उसने कार का शीशा ऊपर चढ़ाया और आलोक की तरफ देखकर मुस्कुराई। कुछ नहीं आलोक जी, बस ये देख रही थी कि वक्त का तराशने का तरीका कितना अजीब है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, इंसान जो बोता है वही काटता है। अंजलि ने एक गहरी और सुकून भरी सांस लेते हुए कहा। कार आगे बढ़ गई। अंजलि ने अब अतीत की उस कड़वी किताब को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। वो अब एक बेबस बहू नहीं थी। वो अपने आत्मसम्मान, अपनी शिक्षा और अपने हौसले के दम पर समाज में एक सम्मानीय स्थान पा चुकी थी। उसकी नई जिंदगी की सुबह बेहद खूबसूरत और चमकदार थी। सीख, ये कहानी हमें गहराई से सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी खुद पर भरोसा रखना कितना ज़रूरी है। शिक्षा केवल डिग्रियां हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए है। जुल्म सहना भी जुल्म करने जितना ही बड़ा पाप है और सही समय पर लिया गया एक साहसी फैसला पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।